आज के क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग पढ़े क्या क्या है अभी तक। पिछली क्लास में हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करें तो थोड़ा सा रिवीजन हम करने का प्रयास करेंगे। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसे एक एग्जांपल द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। H2 plus O2 that gives H2। इसका अर्थ ये हुआ कि हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक अलग पदार्थ है, दोनों आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ H2O का निर्माण कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक, यहाँ एक ही है वैसे एक से अधिक नए पदार्थ का भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है। ये जो पूरी क्रिया होती है इस पूरी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक पदार्थ के बारे में हम बात करें तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे जब गर्म किया जाता है तो ये टूट करके CaO कैल्शियम ऑक्साइड एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अकेले पदार्थ भी आपस में अपघटित होकर दो भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम आगे बात करें रासायनिक अभिक्रिया के बाद तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम पढ़े थे अभिकारक के बारे में। अभिकारक के बारे में हम आपको ये बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले लिया उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे कि अभी आप दो एग्जांपल देखे थे H2 plus O2 that gives H2। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले ली तो इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो CaCO3 ये वियोजित होकर CaO plus CO2 का निर्माण करते हैं। तो ये जो CaCO3 है इसे हम अभिकारक कहते हैं क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ CaCO3 है। इससे आगे हम बताए थे आप लोगों को प्रतिफल के बारे में। यदि प्रतिफल के बारे में हम फिर से रिवीजन करवाना चाहें तो प्रतिफल के बारे में हम इस प्रकार ये बताए थे आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि H2 रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ इसे हम प्रतिफल कहते हैं। जैसे CaO और CO2 ये भी हमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ इसे हम प्रतिफल कहते हैं। इसके बाद आप लोगों को हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या रासायनिक अभिक्रिया से हमें प्राप्त होने वाली जानकारी, जिसके लिए हमने आपको कुछ ट्रिक भी बताए थे। एक था कुछ पदार्थ बनते हैं अर्थात निर्माण होता है। दूसरा हमने बताया था आप लोगों को तीन ऐसी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन आता है। अगर आपको हम रिकॉल करना चाहेंगे तो हम बताएंगे आपको कि पदार्थ जो बनने वाले थे या उत्पत्ति होती थी उसमें पहला था गैस,
कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती थी। दूसरा बताया था आपको हम अवक्षेप, कुछ अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप की प्राप्ति होती है। ये दोनों प्राप्ति के अंतर्गत था। आगे हम बढ़े तो तीन चीजें ऐसी थी जो हम बताए थे आपको प्राप्त होने वाली जानकारी में, जो आपको परिवर्तित होता था, अर्थात परिवर्तन होता था। जिसमें पहला था रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती थी जिसके रंग में परिवर्तन हो जाता था। दूसरा यदि हम आपको बताना चाहेंगे तो दूसरा था अवस्था में परिवर्तन। अतः कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके अवस्था में भी परिवर्तित हो जाती है। तीसरा यदि हम बताएं तो हम ये बताए थे आपको कि उसके तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसका चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। तो तीसरा हम कहें तापमान परिवर्तन। इतना चीजें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज के क्लास में हम आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे। रासायनिक समीकरण के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो ये आपको हम थोड़ा सा एक पेज लेकर के बताना चाहेंगे। जैसे गणित आप लोग सॉल्व करते हैं तो गणित में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है जिसमें कि लिखा रहता है राम का उम्र इतना है, श्याम का उम्र राम की उम्र से 3 गुने है, 5 वर्ष बाद। इस तरह से आपको सवाल देखने को मिलता है और उसी सवाल को मैथमेटिकल प्रोसेस में अलजेब्रिक रूप में ले आते हैं, जिसे कि बहुत कम समय में जिसे देख करके हम समझ सकते हैं कि इसका अर्थ ये हो सकता है, कुछ चीजों को मान करके। अर्थात हम सिंपल भाषा में कहें तो एक बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट रहता सवाल को, उसे आप एक समीकरण के रूप में ले आते हैं, शॉर्ट रूप में ले आते हैं, कुछ चीजों को मानकर चर राशि को। ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया जो कि हम बहुत बड़े बड़े फॉर्म रहता है, जो जिसे स्टेटमेंट में लिखा जाए तो वो स्टेटमेंट बहुत लंबी हो जाएगी। उस स्टेटमेंट को छोटा करके एक बहुत ही कम समय में लिखने वाले जो टर्म आती है संकेत और सूत्र की सहायता से, उसी संकेत और सूत्र की सहायता से लिखे गए टर्म अर्थात पद को हम रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। इनके बहुत सारे उपयोग हैं, इनके बहुत सारे महत्व भी हैं। इसके महत्व के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल से पहले चर्चा करेंगे, फिर हम डिफिनेशन पे पहुंचेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यह हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। तो अभी जो हम लिखे हैं इसे हम हिंदी भाषा में लिखें। अगर इसी बात को हम किसी अदर कंट्री में चले जाएं और ऐसे ही लिख करके हम वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप इसे हमें समझाइए, अगर वो हिंदी भाषा नहीं जानते तो इसे समझा पाना मुश्किल, शायद वो नहीं भी समझा पा सकते।
तो ये हमारी भाषा में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है। ठीक इसी प्रकार जब आप सवाल बनाते होंगे तो हिंदी में आपको ऐसे स्टेटमेंट, लैंग्वेज प्रॉब्लम की सवाल आती है, आप उसे मान करके फिर चर राशि के रूप में लाते हैं और बहुत ही छोटा सा रूप में ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भी रासायनिक समीकरण होती है उसके संकेत और सूत्र 118 तत्व हैं, उनके संकेत सिंबल होते हैं, और जो भी यौगिक बनते हैं उनके रासायनिक सूत्र होते हैं। तो संकेत और सूत्र की सहायता से जब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, उसे हम एक संक्षिप्त निरूपण कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट रूप में लिख देते हैं, तो उसी संक्षिप्त निरूपण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि इसे अगर हम शॉर्ट रूप में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट के हमें सूत्र पता होना चाहिए। जब तक हमें यौगिक के सूत्र पता नहीं होंगे तब तक मुश्किल है। कैल्शियम के बारे में जानते हैं हम, Ca होता है, कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया CaCO3। गर्म करने के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो इनका सूत्र होता है CaO। अगर हम आगे बढ़ें तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। अर्थात हमें रासायनिक समीकरण लिखने के लिए या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखने के लिए हमें बस दो चीजों की जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें पहला जानकारी होती है तो 118 तत्व है, उनकी संकेतों का जानकारी होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। दूसरा यदि हम बात करें तो इनका जो भी यौगिक रहेंगे उनका सूत्र अर्थात अणुसूत्र हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों पता है तो हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। अतः अगर हम इसे लिखना चाहें इसका रासायनिक समीकरण, इसका रासायनिक समीकरण, तो हम क्या लिखेंगे CaCO3 that gives हीट करने के फलस्वरूप CaO प्लस CO। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। आप देखिए ये बातें लिखने में हमें इतने जगह की जरूरत, थोड़ा समय लगा, फिर हम इसे हिंदी भाषा में लिखे, अंग्रेजी भाषा में लिख सके, जो विभिन्न प्रकार की भाषा उसमें लिखेंगे, लेकिन जब भी इसका हम समीकरण लिखें तो सिंपल तरीका से CaCO3 that gives CaO प्लस CO। अब इसे आप वर्ल्ड के कोई भी साइंटिस्ट देख करके आसानी से बता सकते हैं कि ये CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे गर्म किया गया है तो CaO और CO2 की प्राप्ति होती है। एक तो ये जो बड़ा स्वरूप है इनका एक शॉर्ट रूप आ गया। दूसरा यदि हम बात करें तो वर्ल्ड में कोई भी इसे समझ सकते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं यही संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण है। अब हम आगे इनके डिफिनेशन पे चलेंगे। सारी चीज हम लिख के आए हैं, आपको दिखाना चाहेंगे डिफिनेशन देख लीजिए रासायनिक समीकरण की। जो बातें मैंने आपको बोला वही बातें बस इसे स्टैंडर्ड भाषा में लिखा गया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं और भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों, अभी जस्ट हमने चर्चा की, अगर संकेत की बात हुई तो 118 तत्व की, संकेत सूत्रों की बात हुई तो अणुसूत्र यौगिक के होंगे। तो संकेत और सूत्रों का जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उसके संकेत और सूत्र, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बने उनके भी संकेत सूत्र का जो संक्षिप्त निरूपण होता है अर्थात छोटा सा रूप, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ये संक्षिप्त निरूपण है, रासायनिक समीकरण है। अगर इसे स्टेटमेंट में हम लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। अगर स्टेटमेंट में लिखेंगे तो ये होगा। अगर हम संक्षिप्त निरूपण अर्थात रासायनिक समीकरण का बात करें तो C+O2 that gives CO2।
अब ऐसा नहीं है कि रासायनिक समीकरण है दे दिए हो गया, इसे लिखने के कुछ रूल भी है। ऐसा नहीं कि हम जैसे आए वैसे लिख दिए, किसी भी तरीका से ऐसा नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में ये रासायनिक समीकरण चल रही है तो एक पैटर्न से चल रही है, एक रूल से चल रही है, या जो भी पूरी दुनिया में या यूनिवर्स ब्रह्मांड में चल रही है वो सारी चीजें एक नियम से चल रही है। जो चीजें नियम से नहीं चल रही उनका विनाश बहुत ही नजदीक होती है। इसीलिए जो भी रासायनिक समीकरण यहाँ पर हैं लिखे हुए या वर्ल्ड में जो भी रासायनिक समीकरण चलते हैं वो एक नियम से चलते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि नियम क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण लिखने के नियम में, तो रासायनिक समीकरण में आपको दो चीजें देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको अभिकारक, दूसरा मिलेगा आपको प्रतिफल। एक आपको मिलेगा अभिकारक, दूसरा मिलेगा आपको प्रतिफल। रासायनिक समीकरण में हमेशा अभिकारक के जो संकेत सूत्र रहते हैं उसे समीकरण से पहले अर्थात बाईं ओर लिखे जाते हैं। ये जो आपको हैंड दिख रहे हैं ये बाईं हैंड है, ये दाईं हैंड है। तो बाईं ओर हम अभिकारक के संकेत और सूत्र को लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं करनी चाहिए। बाईं ओर अभिकारक के संकेत और सूत्रों को लिखते हैं। यदि बातें करें हम दाईं ओर, तो दाईं ओर प्रतिफल के संकेत और सूत्र को लिखते हैं। अब बातें ये आ जाए कि सर प्रतिफल के रूप में एक ही पदार्थ नहीं है, प्रतिफल में कई सारे पदार्थ आ गए, अभिकारक में भी एक पदार्थ नहीं है, कई पदार्थ आ गए, तो कैसे लिखेंगे? सिंपल वे में लिख सकते हैं। जब पदार्थ अलग अलग आया है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में H2 और Cl, ये दो गैसों को मिलाएंगे तो बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दो पदार्थ आ गए, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन। तो हम दो पदार्थ जब आ गए हैं तो इन्हें जब लिखेंगे हम अभिकारक की ओर तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। ये रूल है रासायनिक समीकरण लिखने के रूल। अभिकारक को हम बाईं ओर लिखेंगे, प्रतिफल को हम दाईं ओर लिखेंगे। अभिकारक में अगर दो या दो से अधिक पदार्थ आ जाए तो पदार्थों के बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक उसी प्रकार प्रतिफल में भी यदि दो या दो से अधिक पदार्थ आ जाए तो भी हम उसमें प्लस का चिन्ह देंगे। जैसे कि CaCO3, इसे हम पूरा कर देते हैं तो ऐसे जैसे CaCO3 that gives CaO प्लस CO। इसमें दो पदार्थ देखते हैं प्रतिफल में, दो पदार्थ जो आए हैं इनके बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का। इस तरह से हम प्रतिफल को ऐड करके लिख सकते हैं। आपको अभी तक हम 4 पॉइंट पढ़ा चुके हैं। कौन चीज का? तो रासायनिक समीकरण लिखने का। रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले आपको ध्यान रखना होगा अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक में यदि दो या दो से अधिक पदार्थ आ जाए तो पदार्थों के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यदि प्रतिफल में दो या दो से अधिक पदार्थ आ जाए तो पदार्थों के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। और रासायनिक समीकरण जो होती है उसे या उनके बीच में तीर का चिन्ह देकर के अलग अलग कर दिया जाता है। ये सारे नियम हम लिख करके लाए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं लिखा हुआ। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। पहला नियम, अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेत एवं सूत्रों के पदों में बाईं ओर लिखते हैं, लेफ्ट साइड। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया और मैंने आपको अभी जस्ट बताया था अभिकारक के सूत्रों के बीच अगर दो या दो से अधिक आ जाए, एक ही है कोई बात नहीं, अगर दो या दो से अधिक आ जाए तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया के प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यदि दो या दो से अधिक आ जाए, एक आ जाए तो कोई बात नहीं, जैसे वैसे लिख देंगे। और लास्ट में हम आपको बताए थे अभिकारक और प्रतिफलों के बीच में तीर चिन्ह द्वारा ध्यान रखिया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखें,
C+O2 that gives CO2। ये अभिकारक है, दो भाग है तो बीच में प्लस का साइन दिए, ये प्रतिफल है, एक ही है कुछ भी नहीं दिए, और अभिकारक और प्रतिफल को दोनों को अलग किए हैं एरोटेशन से, और इन्हें करते हैं डेरिवेटिव्स। इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अतः C+O2 that gives CO2। इस प्रकार आप लोग समझ चुके होंगे रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो समीकरण दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। अब ये दो प्रकार की कैसे हो रही है? जब भी हम समीकरण लिख रहे हैं तो दो चीजें हो जाती है, या तो समीकरण बैलेंस है या तो समीकरण अनबैलेंस है। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो समीकरण बैलेंस होगा या तो समीकरण अनबैलेंस होगा। या तो समीकरण संतुलित होंगे, संतुलित, जैसे कि आप लोग जीवन में संतुलित नहीं होते हैं, या तो समीकरण संतुलित होंगे या असंतुलित होंगे, या तो समीकरण बैलेंस होंगे या तो समीकरण अनबैलेंस होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है? तराजू देखे हैं जिसमें कि दोनों तरफ अगर मात्रा समान है तो हम कहेंगे ये बैलेंस है, अगर एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम तो हम बोलेंगे ये अनबैलेंस है। सर क्या रासायनिक समीकरण में तराजू होते हैं? भाई तराजू नहीं होते हैं, लेकिन इनमें आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि समीकरण के बाईं ओर अर्थात अभिकारक में और समीकरण के दाईं ओर अर्थात प्रतिफल में तत्व जो होते हैं सेम होते हैं, यौगिक बदलते हैं, तत्व वही रहते हैं, उनके मिश्रण से अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, अगर वो अकेले हैं तो अम्लीय, अगर कई चीजों में मिला दिया जाए तो क्षार बन जाते हैं। जैसे फॉर दैट एग्जांपल, दूध अकेला एनर्जी देने का काम करेगा, केले अकेला एनर्जी देने का काम करेगा, अंडा अकेला एनर्जी देने का काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप दूध और अंडा खाएंगे या दूध या केला खाएंगे तो ये आपके बॉडी में के अंदर जाकर के ये कंपोस्ट करके एक अलग पदार्थ बना देता है जो जहर के रूप में हो सकती है, और इस कंडीशन में कभी कभी व्यक्ति डेथ भी कर जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये हुआ कैसे, क्योंकि उन्होंने दो चीजें एनर्जी वाले खाए, लेकिन दोनों चीजें जब पेट में गए अभिक्रिया के कोई नया पदार्थ बना दिए जो जहर का काम कर रहा है। तो यही चीजें होती है, जब भी अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक और प्रतिफल दो अलग पदार्थ मिलकर के भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं, लेकिन दोनों तरफ तत्व समान होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल द्वारा हम देखेंगे, H2 plus O2 that gives H2। अगर यहां हम चर्चा करें तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। अभिक्रिया होने के बाद H2O बना है भाई, जल बना है। ये पदार्थ अलग है, ये पदार्थ अलग है, और इन दोनों के सापेक्ष इनके गुण भी बिल्कुल अलग है। लेकिन इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। अब सवाल ये आता है, क्या दोनों तरफ जो तत्व हैं वो समान मात्रा में है? अगर समान मात्रा में है तो इसे हम कहेंगे बैलेंस, अगर नहीं है तो हम कहेंगे अनबैलेंस। सर पता कैसे चलेगा ये समान मात्रा में है या नहीं है? हम गिनेंगे उनके परमाणुओं को, हम गिनेंगे इन तत्वों के परमाणु को। अब क्वेश्चन आता है कि सर गिनेंगे कैसे? क्या इसे हम उंगली से गिन सकते हैं? भाई नहीं, इसे गिनने के लिए हमें पता करने पड़ेंगे इसमें परमाणु है कितना। सर ये परमाणु कैसे पता चलेगा? भाई सिंपल वे में इससे पता चलेगा। आप देख लीजिए यहाँ कितने लगे हैं? दो। अगर कहीं यहाँ पे दो लगे हुए तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि इसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु मिले हुए हैं। हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु, तुम बन के मिलकर बना है H2।
अर्थात इसमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। मैं आपसे इसमें भी पूछ सकता हूं हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? आप इजी में बोलेंगे सर 2 है, 2 है इसमें। अगर ऐसा लिखा हुआ तब आप बता सकते हैं कितने हैं? इजी वे में सब बता सकते हैं। ये तो 2 है, ये अणु की संख्या होता है। हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु है ये 3 गुनी है, अतः एक हाइड्रोजन गैस जो है उसमें 2 परमाणु है और ऐसे ऐसे 3 है, तो 3 गुनी 6। सिंपल वे में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और बोल देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 परमाणु है। अगर हम इस साइड आए और यहां पर हम गिनना प्रारंभ करें, हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 1। क्या बैलेंस है भाई? हाइड्रोजन की तो बैलेंस है, ऑक्सीजन की बैलेंस नहीं है। इस प्रकार के जब हम समीकरण देखेंगे सिंपल बोल देंगे ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। सर क्या हम इतनी जानकारी रख पाए केवल कि कौन सी अभिक्रिया संतुलित है, कौन सी अभिक्रिया असंतुलित है, कौन सी समीकरण संतुलित है, कौन सी समीकरण असंतुलित है? नहीं, हम इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं और तब तक समीकरण को हम पूर्णतः शुद्ध नहीं मानते हैं जब तक कि समीकरण संतुलित ना हो। समीकरण का संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। सर पता है कैसे चलेगा? कैसे कर पाएंगे हम? इजी वे में कर पाएंगे, बिल्कुल आसान नहीं करना। गिनने तो आपको आ रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए सिंपल सी वे है, पहले छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, बड़ी बातें आसानी से हो जाएगी। जैसे कि हम आपको अभी परमाणु गिनने के लिए सिखाए, अगर आप परमाणु गिन पा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। पहले हम दोनों की डिफिनेशन देख लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे। उसके बाद कुछ होमवर्क देंगे, आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते। नहीं होगा कमेंट बॉक्स में आसानी से कमेंट करेंगे। अगले वीडियो में हम हाजिर हैं डीपली डिस्कस करने के लिए। हाँ, एक चीज बीच में हम जरूर बताना चाहेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि केवल हम ही सीखें तो इस वीडियो को केवल अपने तक रखिए। चाह रहे हैं कि और सब जो व्यक्ति आपको जानते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, वो भी सीखें तो निश्चित रूप से आगे भी बढ़ा देंगे। नहीं केवल आप अपने तक स्वार्थी हैं तो केवल अपने तक रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमेशा बनाते रहेंगे, प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा। और फायदा पहुंचाना मेरे हाथ में जितना है उससे ज्यादा आपके हाथ में है। फिलहाल हम डिफिनेशन का आने का प्रयास करेंगे। डिफिनेशन देख सकते हैं, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं इसे पूरा कर दूंगा। रासायनिक समीकरण अर्थात समीकरण के प्रकार, पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण की बातें करें तो वैसा रासायनिक समीकरण यहां लगा लीजिए आप डेफिनेशन को पूर्ण करने के लिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर मतलब अभिकारक की ओर भी प्रतिफल की ओर भी, दोनों ओर मतलब दो ही ओर है, बीच में लोग ऐसे हैं, एक तरफ बाईं ओर एक तरफ दाईं ओर, बाईं ओर अभिकारक दाईं ओर प्रतिफल। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों प्रत्येक तत्व, भाई एक दो तत्व नहीं, एक तत्व से मतलब नहीं, दो तत्व से मतलब नहीं है, जितनी तत्व रहेंगे सारे तत्व से मतलब है, जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो समान। अगर समान है तो बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, नहीं है सिंपल वे में बदल देंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि देख लीजिए भाई H2 Cl2 that gives 2H, क्या ये संतुलित है? क्या ये संतुलित है? भाई निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि सर इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु, क्लोरीन के दो परमाणु, इधर हम देखें ये दो से मल्टीप्लाई है दोनों में, अर्थात HCl के दो अणु है, दो हाइड्रोजन के यहाँ पे दो परमाणु, क्लोरीन के भी दो परमाणु, सर ये बैलेंस है।
क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, जैसे H2 + Cl2 दैट इज 2HCl। शायद ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बढ़े तो वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये भी थोड़ी सा पूरा लिखा हुआ है, इसे पूरा करेंगे। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान न हो, कॉमा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्लियर? असंतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन हम देखें तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान न हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्लियर? जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में देखना चाहेंगे तो ये तो संतुलित है, H2 + O2 दैट इज H2। यहां हाइड्रोजन दो, यहां हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इस प्रकार बता सकते हैं ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अभी तक आप लोग संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं इसे समझ चुके होंगे। कुछ एग्जांपल लेंगे जिसे हम संतुलित करके दिखाएंगे, फिर आप होमवर्क देंगे आपको, आप उसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे कि बोर्ड पे 4-5 ऐसे समीकरण हैं जो दिया गया है और ये असंतुलित है, इसे संतुलित करना है। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लें। छोटा करने के लिए हमें घेरना पड़ेगा, घेर सकते हैं। इससे हुआ भाई छोटा, हो गया ये छोटा, हो गया ये नन्हा मुन्ना छोटा। देखेंगे हम यहाँ, गुड। पेन ले लेते हैं, तो इस कलर में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला रिएक्शन हम देख रहे हैं, पहला रिएक्शन है H2 + O2 दैट इज H2। क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है? आंसर है सर, बैलेंस करने हैं तो आप सिंपल वे में लिखिए ना, इधर अभिकारक, इधर लिखिए तो प्रतिफल, इसी तरह से लिखें नहीं, इधर लिख दीजिए प्रतिफल, और इसे आप ऐसे लिखिए अभिकारक प्रतिफल। अभिकारक में या इस तरह से ऐसे लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। अभिकारक प्रतिफल 4 परमाणु, सर 2-2 पदार्थ हैं तो ऐसे हम कर सकते हैं। इधर लिख सकते हैं हाइड्रोजन, या नहीं तो इसी तरह से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, इजी वे में समझ में आएगा। प्रतिफल पहले स्टेज प्रतिफल, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इधर अभिकारक में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि अभिकारक में हाइड्रोजन कितनी है तो आप बोलेंगे 2 परमाणु। ऑक्सीजन की मात्रा हम पूछेंगे तो आप कहेंगे 2 परमाणु। अगर हम प्रतिफल के बारे में पूछें, प्रतिफल में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, बैलेंस है नहीं है। तो भाई घटा हुआ कहां है? ऑक्सीजन इधर घटे हुए, तो सर यहां लगा देते हैं। तो भाई ऐसी गलती मत करना, हम परमाणुओं की संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर 1 2 लगा है, पदार्थ बदल जाएगी, जल से कुछ और बन जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते। हमें अगर यहाँ लगाना है या संख्या बढ़ानी है तो हमें आगे इधर कुछ लगाना होगा। इधर हम केवल मात्रा बढ़ा सकते हैं, परमाणु को नहीं बढ़ा सकते। हमेशा ध्यान रखना, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, यहाँ में कुछ नहीं लगा सकते, यहाँ में कुछ नहीं लगा सकते, नीचे में कुछ नहीं लगा सकते।
अर्थात हम इसे जब लिखने लगेंगे H2 प्लस O2 दैट इज H2O है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लगाएंगे मीठा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन 2 हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन में 4 हो रहा है। क्या अब ये बैलेंस है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ी है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर दोनों इस प्रकार अब ये बैलेंस है। अब ये बैलेंस है। अगर हमें फिर ये बैलेंस करना, मान के चलिए यहाँ कर लेता हूँ Fe plus O2 that gives Fe2O3। यहाँ पर अगर हम पूछेंगे लोहा कितने हैं तो प्रतिफल की ओर, अभिकारक की ओर 1 है, प्रतिफल की ओर 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं तो 2 है, इधर 3 है। क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। इधर Fe हमें 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 Fe इधर हो गए, 2 इधर है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2। समस्या है कैसे बैलेंस होगा? इधर ना कम है, ज्यादा कम है। सिंपल में यहाँ जो 3 है यहाँ लगाने होंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब तो इधर ऑक्सीजन कम हो गए, मुझे यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे। इस कंडीशन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन लोहा बढ़ गया, 4 हो गया। इधर तो हम 2 नहीं लगा करके यहाँ हमें लगाने पड़ेंगे Fe में 4। इस प्रकार हम लगा सकते हैं 4Fe plus 3O2 that gives 2Fe2। इस प्रकार ये बैलेंस है। शायद आप समझ पाएंगे। पहले हम गिनेंगे कितने हैं, फिर उसके बाद मात्रा को बढ़ाएंगे। अगर हम इधर बात करें Mg और HCl में, Mg1 Mg1 Cl2, इसमें Cl1, तो Cl इसमें 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, तो Cl भी हो जाएंगे 2 और हाइड्रोजन इसमें 2 तो हाइड्रोजन भी 2। इस प्रकार ये भी बैलेंस हो। इतना आसान है बैलेंस करना। इसके बाद इसमें देखें CH4 कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2, मैं यहाँ 2 लगा दूं, 2 2 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 2 2 4, यहाँ मैं 2 लगा दूं। इतना आसान है, इतने आसान से बना सकते हैं जब आप सीख जाएंगे। थोड़ा इसमें देखें हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, मैं यहाँ 2 लगा दूं। क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, मैं यहाँ 2 लगा दूं। सोडियम 2 सोडियम 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2। ओके, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। बस यहाँ 2 लगाना पड़ा था, यहाँ 2 लगाना पड़ा था। इतना आसान है। क्या आप भी इतनी आसानी से बना पाएंगे? अगर नहीं बना पाएंगे तो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप निश्चित रूप से कल ट्राई कीजिए। नहीं बन रहा है तो फिर जो जो नहीं बना है आप कमेंट में बता दीजिए, मैं कमेंट को रीड करता हूँ। उसके बाद कल आपको ये सारी चीजें जो आपको प्रॉब्लम लगा वो हम बता देंगे। आपके लिए ये सब होमवर्क है, कृपया आप बना लेंगे। बना करके पेज का फोटो खींच करके उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार हम चेक करेंगे अपना नाम के साथ और कहां से आता वो भी हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी आप देखते रहिए, सीखते रहिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।